सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, बेकर नासन इफेक्ट, ये सभी हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ और नेम्स भी जिनको इस तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं। अब जरा बताओ इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे भाई? कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे? क्योंकि देखो जितना की तरफ से अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर नेगेटिव। तो हम कहते हैं हमारे पास जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब अगर इसको मैं समराइज करूं यहाँ पर, तो हमने कहा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने होंगे उतने ही नंबर में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ अल्फा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये कंसेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब बेसिकली कंसेप्ट तो इतना ही है, अल्फा ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इसको यूज करते हैं अलग अलग कंसेप्ट में। देखो कैसे कहाँ कहाँ समझाने के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हमने पहला लिखा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो देखो इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो एप्लीकेशन पार्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझाने के लिए मैंने कुछ कार्बोकैटायन यहाँ पे लिखे। मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, अब ट्राइब्यूटाइल कार्बोकैटायन। नॉर्मली हम इन दोनों को कहते हैं, ये दोनों 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। अब जरा बताओ मिथाइल कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 अल्फा। इथाइल कार्बोकैटायन में 3 अल्फा। आइसोप्रोपाइल में 4 ये आपको 6 अल्फा। 6 और यहाँ पर कितने हो गए? 9 मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और उसमें सबसे कम मिथाइल। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी। और जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम किया वैसे ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी आप सेम ऑर्डर से समझा देते हैं। तो मैं यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सेम रीजन है तो मैं यहाँ पे जस्ट ऑर्डर ही लिख देता हूँ। मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल और ट्राइब्यूटाइल फ्री रेडिकल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये नोट कर लिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ऊपर इसको। यस सर। अब देखिए कुछ एल्कीन्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक लिखा इथीन, प्रोपीन, ब्यूट-2-ईन में पहले एक सिस लिखा, फिर दोनों एक साइड में आ गए। फिर ट्रांस हो गया, उसके बाद 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, और सबसे लास्ट में चारों सब मिथाइल ग्रुप हो गए। नंबरिंग कर देते हैं इसको। कहा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो नंबर ऑफ अल्फा अगर काउंट करते हैं तो फर्स्ट वाले में कितने हैं? 0। 0 यहाँ पर 3 अल्फा, यहाँ भी 6 अल्फा, यहाँ भी 6 अल्फा, यहाँ भी 6 अल्फा, 9 अल्फा, 12 अल्फा। तो देखो 3 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 9, 9 से ज्यादा 12, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 और 5 में रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? किसके बेसिस पे देखेंगे? 3 को हम कहेंगे कि इसमें सिस स्ट्रक्चर है, ये वाला ट्रांस है। सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। अब देखो यहाँ पर 0 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा ट्रांस। लेकिन सिस और ट्रांस के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें और कोई रीजन नहीं बनता है, ओनली इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो ये ऑर्डर इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा एल्कीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी है। ये तो हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि बताओ इनमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या पूछा उसने? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हिसाब किताब पूछता हूँ। तो देखो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। रिएक्टिविटी कम तो कम हाइड्रोजनेशन होगा, और कम हाइड्रोजनेशन होगा तो कम हीट निकलेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसमें कम निकल रही है उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बहुत सी बार आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, वो पूछता है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम किस में होगा, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम किस में होगा, या उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एल्कीन की स्टेबिलिटी का क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। ये पॉइंट नंबर यस। कोई कुछ कह रहे हैं? नोट कर लिए सबने? नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है
हेलो। थोड़ा सा ऊपर हाँ जी मैम, गौरव। अभी कर दो बेटा। और ऊपर। हाँ जी मैम, दिया था। ओके। मैम ठीक रहा। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स हेलो मैम। इलेक्ट्रोफिलिक यस मैम, फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है बेंजीन में नो, कैब नहीं दिया, डायरेक्ट दिया मैम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। नाइट्रेशन, मैम सल्फोनेशन, एनसीईआरटी पढ़ी थी बस। ऑर्बिटल का एल्काइलेशन, एसिडेशन। हाँ जी अब कुछ मैम, सेल्फ बेंजीन स्टडी। के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाई। एक पे मिथाइल, एक पे इथाइल, नो मैम, टेस्ट सीरीज में थी मैंने बस मैम एनसीईआरटी पढ़ी थी। आइसोप्रोपाइल, एक में हाँ जी टेस्टिब्यूटाइल। मैम। इनको कहा ये कंपाउंड 1 है, मैम ये 2 है, 305। ये 3 है और ये 4 है। और इन सबको इलेक्ट्रोफाइल का अटैकर बनने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे आसानी से किस पे अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रोनेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा पुशिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा हो। हाँ जी मैम। तो इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऑर्डर किसका होगा? क्या होगा? मैम बाद में बात कर सकता हूँ मैम, मेरी मैम क्लास चल रही है अभी। सबसे ज्यादा आसानी से किसके ऊपर करेगा हेलो इलेक्ट्रोफाइल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैम, वो तो शाम को करूँगा, शाम को क्लास खत्म होगी मैम। चलो मुझे अल्फा बता दो काउंट करके कितने हैं। यस फर्स्ट वाले मैम। में कितने अल्फा है? 3 सेकंड वाले में 2 थर्ड वाले में 1 और फोर्थ वाले में 0। जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतनी ज्यादा पुशिंग लगेगी, उतनी ज्यादा पुशिंग हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड था, हमें लग रहा था एसिटिब्यूटाइल सबसे ज्यादा पुशिंग करेगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ अल्फा, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, सॉरी मोर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। These are some application part जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटायन की, फ्री रेडिकल की, एल्कीन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक नोट किया आपने? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जैसा कि नाम बता रहा है, रिएक्शन के ड्यूरेशन में बने और उसी में खत्म हो जाए। और इनमें हम देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो पहले नंबर पे हमने लिया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को हम लोग कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। कार्बन आयन पॉजिटिव चार्ज, तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगे, अब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बोकेटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 sp2 स्ट्रक्चर हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। 120 का एंगल हो गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो किस कैटेगरी में रखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि देखो उसके पास अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ।
क्योंकि 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखा। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आकर के उस पर भी अटैक कर लेता है। अब अगर हम इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी, क्योंकि हम हमेशा रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, स्टेबिलिटी तो कोई भी इतना स्टेबल नहीं होता कि प्रोडक्ट की फॉर्म आइसोलेट हो जाए, क्योंकि नाम ही क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन में बनेंगे, रिएक्शन में ही खत्म हो जाएंगे। कोई भी इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, दे आर अनस्टेबल। लेकिन फिर भी एक दूसरे के रेफरेंस में कौन ज्यादा स्टेबल है, इसके वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे अभी एक कॉम्बिनेशन हमने लिखा मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी क्या लिख लिया था? 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3। शॉर्टकट में हमने कर दिया भाई, मिथाइल से ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। ये ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हुआ है अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर। अब अगर स्टेबिलिटी के लिए मैं सेकंड कॉम्बिनेशन में ये पूछूं कि 3 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर बना देते हैं। CH3CH प्लस CH3 स्ट्रक्चर 1, CH3CH प्लस CH2 CH3, CH3CH2 CH प्लस CH2 CH3 स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, स्ट्रक्चर 3 है। अब इन तीनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो कौन सा ज्यादा होगा? 1 then 2 then 3। क्यों भाई, ऐसा क्यों? नंबर सर ऑफ पहले में अल्फा। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में 5 है और तीसरे वाले में 4 है। तो यहाँ पर हमने अल्फा काउंट किए, तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए? 6 अल्फा, यहाँ पर 5 अल्फा और यहाँ पर 4 अल्फा। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसलिए फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, इस तरीके से इसका ऑर्डर हो गया। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इसको कौन सा कार्बोकेटाइन कहेंगे? क्या नाम होगा इसका? एल्डाइल कार्बोकेटाइन। और ये जो दूसरा हमने बनाया बेंजीन पर एक CH2 प्लस, इसको कौन सा कार्बोकेटाइन कहेंगे? बेंजाइल। अब बताओ एलाइल और बेंजाइल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्यों? एलाइल बेंजाइल में से ज्यादा कौन सा? अच्छा बताओ मुझे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? एलाइल के कितने रेजोनेंस बनेंगे? एलाइल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे? 2 रेजोनेंस। 2। और बेंजाइल में कितने रेजोनेंस बन रहे हैं? 5। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो एलाइल से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? बेंजाइल। अब मैंने यहाँ पर इस बेंजाइल में एक बेंजीन लगा रखी थी, एक 2 बेंजीन के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक 3 बेंजीन के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। चाहे तो स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे पीएच लिख दो, पीएच बेंजीन को फिनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ इसमें तीनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? थर्ड। थर्ड, क्योंकि देखो
फर्स्ट वाले में केवल एक ही रिंग में चार्ज डिलोकलाइज्ड हो रहा है, सेकेंड वाले में 2 रिंग्स है जिसमें चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, थर्ड वाले में 3 रिंग्स है। मोर द चार्ज डिलोकलाइजेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। फिर मैंने कुछ स्ट्रक्चर और बनाए, ये 3 फोर्थ वाले का क्या रीजन था? फोर्थ वाले का मतलब क्लियर है। फर्स्ट वाले का तो देखो स्ट्रक्चर ये तो है ना बेंजाइल वाला, जब रिंग हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ घूमेगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, यही तो बेंजाइल वाला। जब चार्ज रिंग में घूम रहा है, उससे बाद में 2 रिंग्स के अंदर घूम रहा है, उसके बाद 3 रिंग्स में घूम रहा है। मोर द चार्ज, इतने नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा है, इतनी ज्यादा चार्ज डिलोकलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखिए ये 3 स्ट्रक्चर है, तीनों में अभी हमारे को एक जैसा बन रहा है एलाई बेंजाइल। अब एक के अंदर यहाँ पर NO2 लगा दिया, एक के अंदर यहाँ पर OCH3 लगा दिया, और एक में मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, और पूछा तीनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इन तीनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 to 1। क्यों ही ऐसा, क्यों, क्या रीजन है? तो थर्ड वाले में प्लस आर ग्रुप लगा है, प्लस आर लगा है, फर्स्ट वाले में माइनस फर्स्ट वाले में माइनस -R और -5। और दोनों के बीच में जो लगा मिथाइल, उसमें क्या कहेंगे? प्लस आई। प्लस एच और प्लस आई दोनों ही है। ठीक है, तो अब हमने ऑर्डर क्या बना लिया इस तरीके से। अच्छा, CH3 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, इन तीनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड थर्ड। ऐसा क्यों? तो क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना विड्रॉइंग ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा एसपी वाला। नेगेटिव ज्यादा होगा। देखो हम भी कहते हैं कि जिस फर्स्ट वाले में जो पास वाला कार्बन लगा है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो 25% एस कैरेक्टर से उस पॉजिटिव चार्ज पर विड्रॉइंग कर रहा है। इस वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जो 33% एस कैरेक्टर से विड्रॉइंग कर रहा है, और इस वाले कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन जो 50% एस कैरेक्टर से विड्रॉइंग करता है। मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर विल बी द विड्रॉइंग। तो अब अगर विड्रॉइंग ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करेगा, तो हम कहते हैं लेसर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर यही चीज कार्ब एनायन के लिए पूछे तो रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉइंग होगा तो उसको रिवर्स कर देंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हमने अभी कार्बोकेटायन के लिए देखे, यहाँ पर नोट किया भाई सबने। Now carb anion, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और एक लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, दोनों में से कोई एक होगा। अब बताओ इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और जो शेप है उसको क्या कहेंगे? पिरामिडल।
ट्रायगोनल पिरामिड। अच्छा, इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करें? 8। अब अगर ऑक्टेट पूरा है तो फिर ये रिएक्ट क्यों करेगा? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल में तो ऑक्टेट पूरा नहीं था, समझ में आया। इसमें तो ऑक्टेट पूरा रिएक्ट क्यों करेगा? क्योंकि इस पे चार्ज है, और चार्ज नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो रिएक्ट करते हैं वो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिएक्ट करते हैं, चार्ज को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। अच्छा बताओ, अब किस कैटेगरी में रखो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, कैसे बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। इसको हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे। और इस पे अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक जो पार्ट होगा वो करेगा। अब अगर इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो हम कहते हैं जितने ज्यादा पुशिंग ग्रुप लगे होंगे स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल कार्बेनाइड, इथाइल कार्बेनाइड, आइसोप्रोपाइल एंड टर्जीब्यूटाइल, जितने ज्यादा पुशिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स, कार्बोकेटायन के रिवर्स। इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं मिथाइल कार्बेनाइल, उससे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाते हैं, बिकॉज मोर द पुशिंग ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी, और स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी कार्बेनाइल में। ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया। अच्छा, अब अगर पूछें कि हमारे पास एक एलाइल कार्बेनाइल है और एक बेंजाइल कार्बेनाइल है, बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? बेंजाइल। बेंजाइल। देखो, एलाइल और बेंजाइल में तो बेंजाइल दोनों का रीजन वही है, चाहे रेजोनेंस -R हो चाहे +R हो। यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है 2R है, यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द चार्ज डीलोकलाइजेशन, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, एक पीएच के ऊपर CH2 माइनस, पीएच CH माइनस, पीएच C माइनस, पीएच एंड पीएच। इस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1। 3 to 1। 3 to 1, क्योंकि इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि मोर द चार्ज डीलोकलाइजेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इस बार हमने CH2 पर माइनस ले लिया, यहाँ एक NO2 लगा रखा था, यहाँ CH3 था और यहाँ OCH3 था। अब इसमें नेगेटिव चार्ज के हिसाब से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो कार्बोकेटायन में रिवर्स था, वहाँ +R देख रहे थे, यहाँ पर -R देख रहे हैं। विड्रॉइंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इस बार 25% एस करेक्टर, 33% एस करेक्टर, 50% एस करेक्टर, मोर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। कार्बोकेटायन के रिवर्स में यहाँ एनायन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर परसेंटेज एस करेक्टर के साथ साथ बढ़ रहा है। ये नोट किया भाई आप लोगों ने?
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp2। कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्या ये कार्ब एनायन नहीं है? सर लेकिन ये डीलोकलाइज है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, अभी हमने कहा कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये जो तीनों कार्ब एनायन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनमें ये चार्ज केवल एक ही एटम पर प्रेजेंट है, कहीं घूम नहीं रहा है। अगर चार्ज लोकलाइज्ड है तब तो हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चार्ज लोकलाइज्ड है तो sp3 है। लेकिन अगर चार्ज का डीलोकलाइजेशन होना है, जैसे हमने कभी ये चार्ज इस तरफ गया, रेजोनेंस को शो करना है, तो रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 कंसिडर करते हैं। तो हम कहते हैं अगर चार्ज डीलोकलाइज्ड है तब तो होता है sp2, और जैसे आपने ये लिया और कहा इसमें चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड, मतलब घूम नहीं रहा है, एक ही एटम पर है, तो उसका हाइब्रिडेशन sp3। सेम कंसेप्ट आप चार्ज की जगह लोन पेयर के लिए ले सकते हैं। सेम कंसेप्ट चार्ज की जगह लोन पेयर। लोन पेयर में मैंने एग्जांपल लिया, ये कंपाउंड क्या नाम है इसका, पायरोल। इसमें पूछा जाए नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना लिया और पूछा अब इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर डीलोकलाइज्ड हो रहा है तब तो होता है sp2, और अगर एक ही एटम पर प्रेजेंट है लोकलाइज्ड है तो हम कहते हैं sp3। ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को? क्लियर है? ओके ओके। नेक्स्ट हमने लिया फ्री रेडिकल्स। अच्छा, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से या होमोलिटिक क्लीवेज से? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज। अच्छा, अब ये बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि इसके अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना फेवरेबल है, या कौन सी कंडीशन है जिसको हम हिंट के फॉर्म में यूज करते हैं कि भाई इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए, फ्री रेडिकल बनना चाहिए? कौन कौन सी कंडीशन है? लाइट और हाई टेम्परेचर में। तो हम कहते हैं 3 कंडीशन है। एक तो अगर रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही हो, या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही हो, या फिर
हाई टेम्परेचर, क्योंकि बॉन्ड का इक्वल डिसोसिएशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशंस फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो तो हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि हो सकता है यार इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हो, ऑक्साइड की रिएक्शन हो, टेम्परेचर हाई हो, या फिर सनलाइट। और एज यूजुअल जैसा कार्बन में था, इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ट्राइब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में है। अच्छा, इसमें अगर एक कार्बन पर ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक उसके पास ये फ्री रेडिकल है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कंसिडर करोगे? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल में क्या होता है? sp2, एक कार्बन 3 बॉन्ड, और ये जो p ऑर्बिटल इसके बचा हुआ जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस p ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर इसका हो गया, और ऑड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। स्टार लगा के मैंने नोट किया, 2 केस लिख रहा हूँ, ध्यान से याद रखना। अगर कार्बन पर 3 फ्लोरीन लगी हुई है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या कंसिडर करते हैं? sp3, क्योंकि लॉन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये डॉम शेप हो जाता है, प्लेनर नहीं होकर के, और उसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3, केवल फ्लोरीन CF3। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने एक स्ट्रक्चर में ऐसे ब्रिज हेड बना दिया और ब्रिज हेड के ऊपर एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और पूछा कि इस ब्रिज हेडेड कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो क्या ब्रिज हेडेड कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो उस केस में भी ब्रिज हेडेड कार्बन पर अगर डॉट बना करके हमने हाइब्रिडेशन पूछा, तब भी उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। तो इस तरीके से कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, उनमें रिलेटिव स्टेबिलिटीज और उनका ऑर्डर। Now types of organic reactions. कुछ बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस हैं। एक हम कंसिडर करते हैं एडिशन रिएक्शन। नॉर्मली एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
इस पर XY जाके ऐड हो, एक तरफ X और एक तरफ Y आकर के ऐड हो गया। तो हमने कहा ये एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक तरफ X और एक तरफ Y ऐड हो गया। अब ये XY क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। पहला अटैक किसने किया, जो पहला अटैक करता रिएक्शन उसके नाम पर, जो पहला अटैक करता रिएक्शन उसके नाम पर। तो इसमें फिर 3 कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी 1, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्कीन। एल्कीन के अंदर देखने को मिलती है। मैं रिएक्शन कंप्लीट नहीं लिखकर केवल इतना पार्ट लिख रहा हूं कि मैंने लिया प्रोपीन पर, मैंने HCl का एडिशन किया, तो हम कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव पुश कर रहा है, या 5 बॉन्ड इस तरफ गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। पहला अटैक कौन कर रहा है, हम कहते हैं पहला अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बनती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ, ऐड दोनों ही होंगे, ऐड दोनों ही होंगे, एक तरफ H जाएगा एक तरफ Cl जाएगा, लेकिन पहला अटैक जिसने किया उसके नाम पर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन गया, और फिर सेकेंड स्टेप में जो Cl माइनस या नेगेटिव पार्ट है वो जाकर के अटैक कर ले और ये प्रोडक्ट बन गया। तो एल्कीन्स के अंदर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दूसरा हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Nucleophilic addition are the characteristics of aldehyde and ketones. एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर रिएक्शन जब हमने देखी तो उसके अंदर ऑब्जर्व ये किया कि पहला अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम HCN का एडिशन करा रहे हैं, तो HCN के एडिशन में क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पहला अटैक करता है साइनाइड और वो जाकर के अटैक करता है उस कार्बन पर। रिमेनिंग जो स्पीसीज बची, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर Cl, जो वाटर था जिसने ये H+ ले रखा था वो H+ यहाँ पे जाकर के ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है, एक तरफ OH एक तरफ Cl। ऐड दोनों ही हुए, लेकिन पहला अटैक जिसने किया रिएक्शन उसके नाम पर, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और थर्ड कैटेगरी है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन में कौन सी रिएक्शन है, कोई नाम एग्जांपल याद है फ्री रेडिकल एडिशन का? किसमें देखते हो भाई फ्री रेडिकल एडिशन का कोई एग्जांपल? फोटोकेमिकल वाली ले लो। फोटोकेमिकल वाली कौन सी लूं बताओ? ले तो हैलोजिनेशन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो फ्री रेडिकल होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होती है। मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ। ब्रो मैं बुला रहा हूँ तुझे। हैलोजन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन का एडिशन करे न्यूक्लियोफिलिक लाइट के प्रेजेंस में, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल एडिशन का कोई एग्जांपल? मेरे मार्ग पे जाओ, मुझे बुलाओ वापस। जा रहा तो BR2 नहीं, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। CR पर ऑक्साइड,
एंटी मार्कोनिकोव रूल पेरोक्साइड इफेक्ट। जब हम प्रोपीन पर HBr का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, वो रेडिकल जाकर के उस पर अटैक कर रहा है और हैलोजन वहां पर जा रहा है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो ये चलो मैकेनिज्म यही डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम कहते हैं कार्बन चेन, पहले कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होता है कि ROOR कोई पेरोक्साइड मैंने जनरल फॉर्म में लिखा, एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये R और रेडिकल बन गया और ये जो R और रेडिकल बना उसने इस HBr से ब्रोमीन रेडिकल बना करके इसको कुछ बन गया अल्कोहल और इसको कन्वर्ट कर दिया ब्रोमीन रेडिकल में। तो ये जो ब्रोमीन रेडिकल का जनरेशन हुआ दैट इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। अब ये चेन इनिशिएट हो गई, फिर हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब चेन कैसे प्रोपोगेट कर रही है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन पे चले गए, एक डॉट यहाँ बन गया, एक डॉट यहाँ बन गया। अब इस पर जाकर के ये ब्रोमीन रेडिकल, उसका अटैक मैंने वहां करवाया क्योंकि यहाँ अटैक करने के बाद जो रेडिकल बनेगा वो स्टेबल होगा, दैट इज 2 डिग्री। यहाँ डॉट बचा, ये CH2Br। अगर मैं दूसरी साइड में अटैक करता तो जो रेडिकल बनता वो 1 डिग्री होता और उसकी स्टेबिलिटी कम थी, इसलिए मैंने उसको अटैक वहां पर नहीं करवाया, वहां पे अटैक करवाया जिससे रेडिकल बने 2 डिग्री रेडिकल। अब ये रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HBr से जाकर के H ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CH2 CH2Br। अब जो Br रेडिकल बचा वो फिर से वापस स्टेप 1 में दोबारा काम आ जाएगा और वो रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये जो HBr का रिएक्शन करके हम एंटी मार्कोनिको वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ये समझ में आया आप लोगों को? सेकेंड कैटेगरी हमने लिया एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन मतलब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन हैलोजन दोनों हट जाए। क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये OH माइनस यहां से H ले रहा है, ये Cl अपना Cl लेकर के निकला, ये बन गया CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन H2O Cl माइनस। तो एक ही कार्बन है जहां से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हटे। हटने वाले दोनों एक ही साइड से हटना, एक ही कार्बन से हटना, इसको क्या नाम है? बिल्डिंग के ऊपर अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन। बाबा उड़ जाओ।
मतलब जहाँ से हेलोजन हट रहा है उसके पास वाला हाइड्रोजन, ये नॉर्मल हम रिएक्शन करते हैं इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कर दें। जहाँ हेलोजन लगा हुआ अल्फा उसके पास वाला बीटा, तो ये OH यहाँ से H लेता है और Cl माइनस की फॉर्म में निकलता है और क्या बन जाता है, एल्कीन। तो इसको हमने कहा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। और कभी कभी हम गामा एलिमिनेशन भी लिखते हैं। गामा एलिमिनेशन का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, यहाँ गामा एलिमिनेशन के लिए मैंने ये कार्बन CH2 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 यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा रखी है और इसको जिंक डस्ट के साथ मैंने हीट किया, डीहेलोजिनेशन हो रहा है। अब ये तो हटने वाले दोनों ग्रुप है, वो कहाँ से हट रहा है, ये अल्फा बीटा गामा, और ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोप्रोपेन प्लस ZnCl2। तो यहाँ पे क्योंकि एक अल्फा से निकला एक गामा से निकला, इसलिए इसको हम कहते हैं गामा एलिमिनेशन। तो अल्फा बीटा गामा ये 3 टाइप के एलिमिनेशन हो गए। ये नोट किया भाई सबने? सो गए क्या सब लोग? अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। A के साथ X लगा है, Z यहाँ पर आए और Z ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया। A के साथ Z लग गया और X यहाँ से हट गया। तो मैंने कहा Z ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन। अब जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है और जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है उन दोनों की नेचर सेम होती है। इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया तो कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया तो कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और रेडिकल ने रेडिकल को किया तो रेडिकल। तो यहाँ पर भी 3 कैटेगरी होगी, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड पर किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएं, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया और हेलोजन X माइनस के फॉर्म में यहाँ पे लग गया। तो ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के अंदर फ्रीक्वेंटली रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। हम देखते हैं बेंजीन में किसी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफाइल H को H प्लस की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। नाइट्रिक
dehydration, sulfonation, halogenation, buildup, alkylation, acylation इसका एग्जाम्पल है. And the third one is free radical substitution. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केन के अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलती है. इसमें मीथेन फ्लोरीन की रिएक्शन जब राइट करें तो ये CH3Cl और HCl में कन्वर्ट होता है. तो एल्केन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एल्काइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ये तीनों टाइप के सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन समझ में आई आप? फोर्थ कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट. और रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कार्बोकेटाइन के अंदर. अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन देखें बन रहा हो तो हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं उसके अंदर रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है. जैसे मान लो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इस पर ये हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं कि 1-2 शिफ्ट या रीअरेंजमेंट. और कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डिग्री में. तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री की स्टेबिलिटी. तो कार्बोकेटाइन के अंदर इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अंदर जो शिफ्टिंग होती है दैट इज 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट. तो इस टाइप से रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं. इसमें एक कैटेगरी और आ रही है जिसको हम कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. एक्चुअली इनमें कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल टाइप से कोई रेडिकल नहीं बनता है और ये रिएक्शन होती है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट. जैसे एक रिएक्शन बहुत कॉमन है, और ये रिएक्शन कहलाता है डिल-सल्डर रिएक्शन. डिल-सल्डर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? मान लो ये है 1,3-ब्यूटाडाईन और इसको मैंने किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दिया. तो देखो डिल-सल्डर के अंदर ये हो रहा है कि ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इस तरफ गया और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस तरफ. फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बना. तो ये एटम नंबर 1, 2, 3, 4 है. तो ये इसको एक तरफ 1 पे गया, एक तरफ 4 पे गया, तो इसको 1,4 एडिशन भी कहते हैं. इस टाइप का 1,4 एडिशन हो रहा है डिल-सल्डर रिएक्शन. तो इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो होने वाली रिएक्शंस हैं इसको हम कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस. दीज आर सम कैटेगरी जिसको हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, यहाँ तक नोट किया भी सबने? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है जिसको मैं कहता हूँ
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंसेप्ट क्या जरा समझना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में इसमें कुछ रिएक्टेंट डाल दिए, उसमें कुछ रिएजेंट डाल दिया। रिएक्टेंट क्या था वो मुझे पता है। कैसे कैसे पता है भाई? क्योंकि जो बोतल जिससे हमने डाला था उस पर नाम लिखा हुआ था उसका कि ये कंपाउंड है। रिएजेंट क्या था वो भी हमें पता है। कैसे पता है? बोतल पे नाम लिखा हुआ है, इस बोतल से लिया हमने। अब रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिलाया, गर्म किया, इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बना। अब वो प्रोडक्ट क्या है वो हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? अरे नाम थोड़ा लिखा हुआ उसके ऊपर, कंपाउंड पे नाम तो लिखा हुआ नहीं है। रिएक्टेंट रिएजेंट नॉन थे, हमें पता था हमने क्या लिया, लेकिन उससे क्या प्रोडक्ट बना वो हमें नहीं पता। अब इस प्रोडक्ट क्या है इसको पता करने के 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप 1, पहले जो प्रोडक्ट बना उसको सेपरेट करो, आइसोलेट करो, क्योंकि अभी मिक्सचर है, कुछ रिएक्टेंट बचे हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो स्टेप 1 में हम करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अलग अलग मेथड है, उसके थ्रू हम उस कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। जब हमें कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिल गया तो अब उसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब इसमें हम डिटेक्शन करते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, क्या क्या प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने का जो काम है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जो एलिमेंट्स मिले जिसको हमने डिटेक्ट किया, उनकी परसेंटेज, उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन पता करते हैं। अब ये तीनों स्टेप्स करने के बाद पहले हमने प्योरीफाई किया, फिर ये पता किया कौन कौन से एलिमेंट है, फिर कितनी परसेंटेज है, ये पता करने के बाद फिर उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये पता कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस। तो देखो मैं यहाँ पर स्टेप 1 में प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो लिख रहा हूँ।
अलग अलग मेथड जिसके लिए जो सुटेबल हो वो यूज कर लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कलर्ड मटेरियल के लिए क्रोमेटोग्राफी। तो जिसके लिए जहां जैसा मेथड सुटेबल हो उसके लिए वैसा मेथड यूज करते हुए इसको प्योरीफाई या सेपरेट कर लिया जाता है। तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये मेथड अपने अपने। तो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ क्वालिटी। Add some lines. Pick any random fellow and record the first word. कंपाउंड हमारे हाथ में प्योरीफाइड फॉर्म में आ गया। हमें पता करना है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने किया रिडक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि भाई होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो कि भाई क्या पता है कि नहीं, नॉर्मली ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये डाउट है कि भाई इसके अंदर ऐसा है कि नहीं, इसको परफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर कुछ अमाउंट में कॉपर का ये ऑक्साइड हमने ले लिया और इस कॉपर के ऑक्साइड को इसको हमने एक अच्छे तरीके से इसको गर्म किया, हीट किया। यहाँ पर जो गैसेस निकल रही हैं उन गैसेस को पहले एक बल्ब से पास किया, जिस बल्ब में यहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है और जो गैस यहाँ से निकल रही है उसको एक ट्यूब से पास करते हैं, जिसके अंदर लाइम वाटर फिलअप किया हुआ है। अब जरा इस एपरेटस को जब हम हीट करते हैं तो क्या हो रहा है रिएक्शन को जरा समझना। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन था वो कॉपर का ऑक्साइड उसके साथ हीट करने पर कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। जितना हाइड्रोजन था कॉपर का ऑक्साइड उसके साथ हीट करने पर उसने उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को वाटर में। अब जब ये गैस यहाँ से निकलेगा तो मतलब यहाँ से गैस बाहर करने वाली क्या क्या है, CO2 प्लस H2। अब जब ये CO2 और H2 का मिक्सचर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा तो मतलब कलर ऑफ द सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा इसका, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को वाटर क्या कर देगा, ब्लू कलर कर देगा। तो पहले ये व्हाइट था, ये ब्लू हो गया। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट है। और जो गैस यहाँ से निकल रही है उसके अंदर क्या है, CO2, और CO2 की वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो ये कहेंगे कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर। तो कार्बन और हाइड्रोजन मतलब वाटर और CO2 की प्रेजेंस को यहाँ पर
इस तरीके से हमने कंफर्म किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है मतलब CO2 मतलब लाइम वाटर मिल्की, और हाइड्रोजन है मतलब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हो गया। दिस टेस्ट नॉर्मली ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, ये मान के चलते हुए कि भाई इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। अब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कौन से प्रेजेंट हैं और क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, फास्फोरस है, क्या प्रेजेंट है? उसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ रही है, और प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एलिमेंट अपनी कोवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, और कोवेलेंट फॉर्म को हमें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि वो टेस्ट परफॉर्म हो। तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह वहां पर हमें उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर अब आगे प्रोसीड करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, और इसको बहुत सी बार लसाना एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसाना एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या हो रहा है वो जरा देख लेते हैं। कैसे बन रहा है वो देखना। एक छोटी सी ऐसी इग्निशन ट्यूब है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ सोडियम मेटल के पीसेस, और उसको अच्छे से रेड हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, और गरम गरम उस सोडियम जो ट्यूब थी, ये पानी की भरी हुई यहाँ पर डिस्क है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और गरम गरम ट्यूब को इसमें तोड़ लेते हैं। अब तोड़ने के बाद ये जो पीसेज यहाँ पर बने, इसको 10-15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद इसको फिल्टर कर लेते हैं। अब फिल्टर करने के बाद जो ग्लास के टुकड़े बचे हुए थे वो तो यहाँ पे हो गए, और जो सॉल्यूशन था वो यहाँ कलेक्ट हो गया, और इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसाना एक्सट्रैक्ट, तो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया। अब इसमें है क्या? तो हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर मान लो नाइट्रोजन था, तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन ये मिलके अपनी NaCN सोडियम साइनाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आयनिक फॉर्म में। सोडियम प्लस सल्फर, सल्फर प्रेजेंट था तो उसके साथ मिलके वो सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन अभी कर देते हैं, नाइट्रोजन सल्फर दोनों कंबाइंड स्टेट में तो NaCNS की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हेलोजन है तो सोडियम का हैलाइड बन जाता है NaCl NaBr NaI। ये लीजिए पहले आराम से देख लीजिए। कैसा? अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने से जो नाइट्रोजन था वो मैंने सोडियम साइनाइड की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, सल्फर कोवलेंट फॉर्म से सल्फाइड की फॉर्म में, नाइट्रोजन सल्फर दोनों NaCN की फॉर्म में, हेलोजन को हैलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मतलब अब ये अपनी कोवलेंट फॉर्म से इस तरफ आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से फायदा ये हुआ कि अब हम आगे वाली जो रिएक्शंस हैं उनको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, आयनिक रिएक्शन जो होती हैं।
यहाँ तक नोट किया सबने? डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिटेक्शन करने के लिए इस बार एक टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट में मैंने यहाँ पर ये सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया। सोडियम एक्सट्रैक्ट मीडियम को एल्कलाइन किया, कुछ ड्रॉप NaOH की डाल दी और एल्कलाइन मीडियम में मैंने फेरस सल्फेट डाला और फेरस सल्फेट डाल करके इसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लिया। सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर था मेरे पास NaCN और इस NaCN को फेरस सल्फेट और NaOH, तो पहले ये हाइड्रोक्साइड बन गया और इस हाइड्रोक्साइड के साथ NaCN रिएक्ट करके कंपाउंड बनता है Fe4 FeCN और 6 होल थ्राइस और इस कंपाउंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? फेरिफेरोसाइनाइड। वेरी गुड। या तो फेरिफेरोसाइनाइड कहते हैं फिर प्रूशियन ब्लू कहते हैं। तो फेरिफेरोसाइनाइड या सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, नहीं ये तो Na वाला हो गया, फेरिफेरोसाइनाइड, और एकदम इंटेंस ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। तो एकदम शाइनिंग इसके अंदर ब्लू कलर का सोल्यूशन आ गया। अगर सोल्यूशन ब्लू कलर आ जाए दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। मान लो ऐसा किया और इसमें हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सोल्यूशन ब्लू कलर नहीं बना, तो हम कहते हैं चलो डिटेक्शन करते हैं कि सल्फर है कि नहीं। सल्फर को डिटेक्शन करने के लिए कुछ टेस्ट है जिसमें से एक हमने लिखा, ये कहलाता है लेड एसिटेट टेस्ट। लेड एसिटेट, इसमें भी हमने वही किया कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट में सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया और सोडियम एक्सट्रैक्ट लेकर के कुछ ड्रॉप लेड एसिटेट की डाली और उसको अच्छे से ऊपर से गर्म कर लिया। अगर यहाँ पे सल्फाइड है तो सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में, CH3COO होल पर ये लेड एसिटेट है Pb, इसके साथ गर्म करने पर क्या हुआ? लेड सल्फाइड का यहाँ पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और सोडियम एसिटेट बन गया। तो अगर मुझे यहाँ पर लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिले दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, हम कहते हैं लेड एसिटेट टेस्ट यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसके अलावा एक और टेस्ट परफॉर्म करते, नोट कर लिया तो ऊपर शिफ्ट करूं इसको। दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, इसमें भी हम लोग टेस्ट ट्यूब में सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और कुछ ड्रॉप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल करके उसको हल्का सा गर्म करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट था सोडियम का सल्फाइड Na2 FeCN
CN होल 6 NO होल 5 NO। ये कंपाउंड कहलाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसके साथ जब आप इसको गर्म करोगे तो ये बनता है Na4 FeCN होल 5 NOS। इसका पर्पल वायलेट कलरेशन आ जाता है। अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की कुछ ड्रॉप डाल के हल्का सा गर्म करने पर पर्पल या वायलेट कलर आ जाए तब भी हम कहते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। अब अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों कंबाइंड स्टेट में हो, ये नाइट्रोजन और सल्फर के लिए इंडिविजुअल हो गया, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ कंबाइंड स्टेट, मतलब दोनों साथ में प्रेजेंट है। अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट थे तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर मुझे मिला NaCNS। मैंने इसमें कुछ ड्रॉप फेरिक क्लोराइड डाल करके इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दिया। फेरिक क्लोराइड डाला FeCl3 और उसको गर्म किया। तो यहाँ पर FeCNS होल साइज, इसका ब्लड रेड कलरेशन आ गया। अगर मुझे यहाँ पर ब्लड रेड कलरेशन मिल जाए, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। यहाँ तक नोट किया आपने? Yes, 2 मिनट और 2 पॉइंट रह गया, मैं कंप्लीट ही करूंगा इसको। डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का डिटेक्शन करने से पहले ध्यान देना, सोडियम एक्सट्रैक्ट में कुछ ड्रॉप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल करके 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से गर्म किया, जिसको हम कहते हैं, इसको बॉयल ऑफ करते हैं। रीजन भी कि बाई चांस अगर इसके अंदर NaCN साइनाइड का कुछ ट्रेसेस है तो नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करने पर जो NaCN था वो HCN की फॉर्म में बॉयल ऑफ हो गया और NaNO3 मतलब HCN बन के उड़ गया, साइनाइड हट गया। अगर मान लो उसके अंदर सल्फाइड अपना कुछ ट्रेसेस हैं और HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं तो वो H2S की फॉर्म में बॉयल ऑफ हो जाएगा और NaNO3। तो ये बॉयल ऑफ करने का पर्पस है कि ऐसा करने पर NaCN या Na2S अगर बाई चांस प्रेजेंट है तो वो वहां से हट जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये साइनाइड या सल्फाइड भी हमें यहाँ पर टेस्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अब बॉयल ऑफ करने के बाद जब हमने बॉयल ऑफ कर दिया तब हम इसका प्रोसीड आगे करते हैं। इसको हम कहते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉयल ऑफ करने के बाद सोडियम एक्सट्रैक्ट और इसमें कुछ ड्रॉप AgNO3 डाली। अगर मेरे पास हैलाइड में सोडियम के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट था या सोडियम के अंदर ब्रोमाइड था
या सोडियम के साथ आयोडाइड था, और मैं AgNO3 डाल करके हल्का सा उसको गर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्लोराइड के केस में क्या मिलेगा? तो हमने कहा क्लोराइड के केस में मुझे AgCl का व्हाइट ब्रस्टेट मिला, ब्रोमाइड में AgBr का